यार आप सभी के बीच में मैं एक बार फिर से उपस्थित हूँ और ये आखिरी शिफ्ट का आपको जो है क्वेश्चन होने वाला है। ओके, स्टाफ नर्स का जितना भी पेपर हुआ मैं सब करा दिया और सबका मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, उसमें सारे के सारे प्ले जो है वीडियो डाल दूंगा। उसमें टोटल जो मैं सॉल्यूशन करा दिया, एनालिसिस करा दिया हर एक शिफ्ट का, हर एक क्वेश्चंस का। तो आप लोग को जब भी ज़रूरत पड़े आप लोग इसको देख सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। देखिए, ये सारे के सारे क्वेश्चन एक अच्छे लेवल के पूछे गए हैं। ऐसे लेवल का क्वेश्चन तो मैं देखता हूँ एम्स नॉर्सेट में भी नहीं पूछते हैं। यहाँ पे मैक्सिमम क्वेश्चन उसी लेवल का है, समझ लीजिए। एकदम थियोरिकल, एकदम प्रिंसिपल बेस, एकदम जो है उसको थ्योरी बेस क्वेश्चन, कंसेप्ट बेस क्वेश्चन है। जो पूरा डिटेल से पढ़ा होगा उसको ही बन रहा है, समझ गए ना। तो यहाँ पे चलिए आज इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं और आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा, ठीक है। चलिए पे देख लीजिए आप लोग। कहता है, पहला प्रश्न है कि विष संदूषण विधि डिकंटेमिनेशन मेथड सशस्त्र कर्मी यंत्रों पर बीजाणु सहित सभी सूक्ष्मजीवों को नष्ट करना। तो स्पोर सहित सभी जीवाणुओं को नष्ट करने को हम लोग स्टेरिलाइजेशन करते हैं। डिसइंफेक्ट में सभी जड़ सहित समाप्त नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये भी क्वेश्चन आप इससे पहले पूछ दिया गया है। निम्नलिखित में से किसी सभी मुख्य घटक है जो नर्सिंग पेशे के अभ्यास और उद्देश्य के परिभाषित करते हैं सिवाय। तो देख लीजिए, नेचुरलाइज्म एंड आइडियलिज्म, ठीक है। प्राकृतिकवाद और आदर्शवाद, यह नर्सिंग का एक बहुत ही अच्छा, नर्सिंग पेशे के लिए अभ्यास और उद्देश्य का एक महत्वपूर्ण परिभाषा है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन इससे पहले शिफ्ट में जो है पूछा गया था, ठीक है। यहाँ पे पूछा है कि निम्नलिखित में से सभी मुख्य घटक है जो नर्सिंग पेशे के अभ्यास और उद्देश्य को परिभाषित करते हैं सिवाय। किसको सिवाय, यानी किसको छोड़कर सब परिभाषित करता है। तो देखिए, प्रोफेशनलिज्म एंड हॉलिज्म, व्यावसायिकता, ठीक है, और समग्रता, देखभाल और संचार, ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग, ये सब परिभाषित करता है एक अच्छे नर्सिंग प्रोफेशनल नर्सिंग को। लेकिन नेचुरलाइज्म और आइडियलिज्म, अगर आइडियलिज्म रहता तो सही हो जाता, लेकिन यहाँ पे प्राकृतिकवाद जो दिया है ये अपन गलत हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्सों के लिए जवाबदेही क्यों आवश्यक है। तो नर्सों के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी, जवाबदेही इसलिए आवश्यक है क्योंकि उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए। अगर जवाबदेही नहीं होगा नर्सिंग के पास तो वो अपने कामों के प्रति एक्टिव रहेगा, नहीं रहेगा। जो जैसे मन होगा वैसे लापरवाह की तरह करेगा। तो उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए ज़रूरी होता है जवाबदेही, समझ गए। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन इम्यूनाइजेशन कोल्ड चेन में उपयोग किए जाने वाले बड़े डीप फ्रीजर के तकनीक विशेषताओं का सर्वोत्तम वर्णन करता है। तो देखिए, तापमान -15 डिग्री सेंटीग्रेड से -25 सेंटीग्रेड, भंडारण 275 से 300 लीटर, अति धारण समय 43 डिग्री सेंटीग्रेड पर 2 घंटे 30 मिनट के लिए, समझ गए। तो ये हो गया आपका जो आप फ्रीजर में रखते हैं, बड़े डीप फ्रीजर में, उसके लिए तापमान और भंडारण के बारे में दिया गया है, समझ गए। आगे है, सीओपीडी में अंतर्गत वर्गीकृत 2 प्राथमिक अवस्थाएं कौन सी है। तो सीओपीडी क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस एंड एम्फाइमा, ये 2 जो है आपको अवस्था है। 4 बीमारी इसमें होता है। तो एक क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस और एम्फाइसमा, इसका 2 है, ठीक है ना, याद रखिएगा। आगे है यहाँ पे, रूबेला संक्रमण का मुख्य लक्षण क्या है। तो कानों के पीछे टेंडर लिम्फ नोड, ठीक है ना, लिम्फ नोड्स में टेंडर हो जाता है, समझ गए। आगे है आगे है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे कि विच ऑफ फ्लोविंग लीडरशिप स्टाइल इज कैरेक्टराइज्ड बाय लीडर एम्पावरिंग देयर टीम एंड इनकरेजिंग पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग। कहता है वह लीडरशिप का कौन सा स्टाइल है, जहाँ कौन सा विशेषता है जहाँ पे टीमों के बीच में उसके क्षमता को बढ़ाने, उसको इनकरेज करने के लिए डिसीजन मेकिंग में उन्हें जो है प्रोत्साहित किया जाता है। तो वो होता है डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल में, समझ गए। आगे है, लगभग लगभग किस प्रेगनेंसी काल में एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा आमतौर पर अपने चरम पर पहुंच जाती है, यानी सबसे हाईएस्ट होता है उस समय। तो लगभग 34 से 36 सप्ताह, ठीक है, सब पढ़ाई दिए थे। आगे है,
व्हाट इज द एंगल यूज सबक्यूटेनियस इंजेक्शन। तो सबक्यूटेनियस इंजेक्शन के लिए 45। अब मैं देखिए कैसे मैं कह रहा हूँ कि पैटर्न बनाता है। तो किसी में इंजेक्शन का एंगल पूछ लेता है, ठीक है, किसी में इंजेक्शन का नाम पूछ ले रहा है, समझ गए, किसी में इंजेक्शन का साइट पूछ ले रहा है, समझ गए। तो एक प्रकार से पैटर्न ही है ना कि भाई आपको इंजेक्शन से रिलेटेड जानकारियाँ होनी चाहिए। किसी में एंगल पूछेगा, किसी में साइट पूछेगा, किसी में रूट पूछता है। तो बस समझ गए ना, तो सबक्यूटेनियस के लिए पता होना चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। कहता है निम्नलिखित में से किसे कृत्रिम मैनुअल ब्रीदिंग यूनिट AMBU अम्बू कहा जाता है। तो बैग वाल्व मास्क को आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीदिंग यूनिट कहा जाता है। ठीक है, आगे है स्वास्थ्य बनाए रखने के उपाय निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तो फलों सब्जियों लीन प्रोटीन और साबुत अनाज का सेवन सीमित करना, यह स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से उपाय नहीं है। तो ये जो है अपना जो है ये हो जाएगा क्या चीज़ गलत, ठीक है ना, क्योंकि ये ज़रूरी है। फल सब्जी प्रोटीन साबुत अनाज ये सब जो है ज़रूरी है शरीर के लिए, स्वस्थ के लिए। तो ये तो यहाँ पे दिया है नहीं है, तो गलत हो जाएगा। आगे है गार्डासिन वैक्सीन, ठीक है ना, देख लीजिए गार्डासिल वैक्सीन लगवाना निवारण के किस स्तर के अंतर्गत आता है। तो कोई भी वैक्सीन यहाँ पे घुमा दिया है कि फलाना वैक्सीन लगवाते हैं, भाई कोई भी वैक्सीन लगवाइए, वह प्राथमिक के ही अंदर आता है, प्राइमरी प्रिवेंशन के ही आता है। ये वैक्सीन इसीलिए लगाया जाता है ताकि उस बीमारी से सुरक्षा मिले, उस बीमारी से हम बच सके, ठीक है ना, पहले ही बचा जा सके। तो प्राथमिक निवारण में आता है। आगे है राष्ट्रीय टीकाकरण सारणी के अनुसार गर्भ अवस्था के दौरान पहला डोज लेने के बाद टिटनस और वयस्क डिप्थीरिया TT का दूसरा डोज कब दिया जाता है। तो सबको पता है कि राष्ट्रीय टीकाकरण के अनुसार गर्भ अवस्था के दौरान पहला डोज लेने के बाद 1 महीने का अंतराल होना चाहिए, यानी 4 सप्ताह, ठीक है, सबको पता है। आगे यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल को कम करने में किस प्रकार की वसा सबसे अधिक सहायक है। यानी जो LDL कोलेस्ट्रॉल होता है, जो आपका LDL जो होता है कोलेस्ट्रॉल, ये LDL कोलेस्ट्रॉल जो होता है इसको कम करने के लिए किस प्रकार के वसा सबसे अधिक सहायक है। तो होता है आपका मोनो, देख लीजिए मोनो अनसेचुरेटेड फैट, समझ गए, याद रखिएगा। आगे है यहाँ पे कहता है रोपर हॉल मॉडिफाई ह्यूजेज क्लासिफिकेशन एंड डुआ क्लासिफिकेशन आर कॉमनली यूज टू क्लासिफिकेशन। तो कॉर्नियल, ठीक है ना, कॉर्नियल बर्न, ठीक है, याद रखिएगा। शोध के दौरान वेदना के लिए मुख्य रूप से कौन सा रासायनिक मध्यस्थ जिम्मेदार होते हैं। तो शोध के दौरान जो वेदना उत्पन्न होता है उसके लिए जिम्मेदार जो केमिकल है ब्रेडिकाइनिन होता है, ठीक है ना, ब्रेडिकाइनिन, याद रखिएगा। आगे है हेल्थ प्रमोशन का प्राथमिक लक्ष्य क्या होता है। तो स्वास्थ्य प्रमोशन के लक्षण यही होता है समग्र सुधार और रोगों का निवारण करना, ठीक है, ये चीज़ें याद रखिए। ऑप्शन सब पढ़िएगा तो नॉलेज बढ़ेगा। 100 क्वेश्चन कराना है, इसलिए मैं सब सारे ऑप्शन पढ़ूंगा तो 2-2.5 घंटा लग जाएगा। चिकित्सीय संबंधों में इम्पैथी शब्द क्या है। तो इम्पैथी बच्चों की भावनाओं को समझना और साझा करना, ये आपका इम्पैथी। देखिए एक होता है इम्पैथी और एक होता है ईपैथी, ठीक है, एक इम्पैथी और एक ईपैथी, और दोनों में अंतर होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे है यहाँ पे देख लीजिए वैक्यूटेनर को जैव चिकित्सा अपशिष्ट के किस वर्ग में डिस्कार्ड किया जाता है। वैक्यूटेनर होता है ना, उसको बायोमेडिकल में किस अपशिष्ट में उसको जो है डिस्कार्ड किया जाता है। तो रेड कैटेगरी में, लाल वर्ग में, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 7 से 12 महीने की आयु के शिशु हेतु आयरन अनुशंसित दैनिक मात्रा कितनी होती है। तो आयरन का 11 mg, ठीक है, याद रखिएगा। आगे मैं बढ़ता हूँ। निम्नलिखित में से किस स्थिति में प्लेसेंटा गर्भाशय भित्ति में प्रवेश कर अन्य अंगों तक फैल जाता है। तो प्लेसेंटा परक्रेटा, ठीक है ना, प्लेसेंटा परक्रेटा, यह अंगों तक फैल जाता है। आगे है निम्नलिखित में से किस समूह चिकित्सा तकनीक इस बात पर बल देती है कि समूह में दूसरों की मदद करने से आत्मसम्मान बढ़ता है और संवेद की भावना को बढ़ावा मिल सकता है। ऑल्ट्रिज्म पर ही तत्परता, ठीक है ना, ऑल्ट्रिज्म। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे है यहाँ पे पाचन में पित्त की प्राथमिक भूमिका क्या है। पाचन में पित्त की प्राथमिक भूमिका क्या है। यह फैट को क्या करता है, फैट
पाचन में पित्त का भूमिका, या फैट को क्या करता है, तोड़ता है, फैट को तोड़ता है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। निरीक्षण से पता चलता है कि एक लड़की की बाईं आंख में नीचे की ओर ढीली ब्राउनी आइलिस चली गई। इस स्थिति में से कौन सा तत्काल प्राथमिक उपचार है? आँख को नाक के बाहर की ओर जो है 10 से 15 मिनट तक पर्याप्त जो है साफ पानी से धोना। ठीक है, याद रखिए, यानी आँख को लगातार 10 से 15 मिनट तक साफ पानी से धोना, ये इसका प्राथमिक उपचार है। आगे है गंभीर हाइपोग्लाइसेमिया के उपचार के लिए आपातकालीन औषधि का उपयोग किया जाता है, ग्लूकागोन इंजेक्शन। ग्लूकागोन इंजेक्शन क्या करता है, ये आपको जो ग्लूकोज है उसके लेवल को बढ़ाता है। ग्लूकागोन का इंजेक्शन का काम है कि अचानक से अगर हाइपोग्लाइसेमिया हो गया है तो ये इंजेक्शन जो है ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाता है, और इंसुलिन क्या करता है, कंट्रोल करता है, कम करता है। समझ रहे हैं ना। तो आगे बढ़ते हैं। आगे है निम्नलिखित में से देख लीजिए, निम्नलिखित में से किस नेतृत्व शैली की विशेषता यह है कि नेता कर्मचारी को प्रेरित करने के लिए पुरस्कार और दंड का उपयोग करते हैं? तो ट्रांजैक्शनल लीडरशिप, लेन देन संबंधी लीडरशिप। ठीक है, आगे है संक्रामक रोगों के निवारण का सबसे प्रभावी तरीका है टीकाकरण कीजिए, ये सबसे बेस्ट तरीका है। आगे है कौन सी विधि पूर्ण निर्जमी स्टेरिलाइजेशन प्राप्त करने में सहायता करती है? तो इतना डिग्री सेंटीग्रेड पर ऑटोक्लेव, सब लोग पढ़े होंगे। ठीक है ना, आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सामान्य समस्याएं बाल मार्गदर्शन क्लिनिक द्वारा संबंधित नहीं की जाती है? तो थायराइड स्टॉर्म और मैक्सिडेमा तीव्र प्रबंध, यह आपके एक बच्चे के क्लिनिक में प्रबंध नहीं किया जाता है, संबोधित नहीं किया जाता है, याद रखना है। आगे है किसी रोगी की त्वचा स्फीति का आकलन करने का प्राथमिक नैदानिक महत्व क्या है? तो त्वचा की नम्यता की जांच करके जलयोजन की स्थिति का आकलन करते हैं, यानी जो हाइड्रेशन है उसको पता करते हैं। ठीक है ना, त्वचा से। आगे है यहाँ पे पर्याप्त रोगी देखभाल और कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए एक व्यक्ति आईसीयू कक्ष सहायक स्थानों को छोड़कर डैश के लिए अनुशंसित न्यूनतम स्थान कितना होता है? तो न्यूनतम स्थान कितना होता है? आईसीयू कक्ष के लिए अनुशंसित न्यूनतम स्थान कितना होता है? तो आईसीयू के लिए जो है मैं बता दूं 250 फीट स्क्वायर होता है। आईसीयू के लिए पूछ रहा है, नॉर्मल के लिए नहीं पूछ रहा है। तो चूंकि आईसीयू में बहुत सारे इक्विपमेंट भी होते हैं, बात समझ रहे हैं। आगे है तीव्र कुपोषण का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पैरामीटर सबसे विश्वसनीय है? तो तीव्र कुपोषण के लिए एक क्वेश्चन कई बार आ गया ना, देखिए MUAC मिड अपर आर्म सरकमफ्रेंस, ये क्वेश्चन से रिलेटेड हर एक शिफ्ट में देखिए आ गया ना। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा बाल चिकित्सक नर्सिंग में ऑटोमेट्रिक देखभाल जो है का प्राथमिक सिद्धांत है? तो बच्चे के शारीरिक और मानसिक तनाव को कम करना ऑटोमेट्री केयर का सिद्धांत है। आगे है बाइसोप स्कोर का उपयोग मुख्य रूप से प्रसूति विज्ञान में डैश का आकलन करने के लिए किया जाता है। प्रसव प्रेरण के लिए गर्भाशय ग्रीवा की तत्परता है, यानी सर्वाइकल कितना ज़्यादा एक्टिव है, इसके जांच के लिए जो है आपको ये आकलन किया जाता है। ठीक है ना। आगे है यहाँ पे बॉडीज, बाह्य पिंड, यानी कोई बाहरी बॉडी, कोई बाहरी कण पदार्थ है, इसके कारण ऊर्ध्वाधर श्वसन मार्ग अवरोध के उपचार के लिए युक्ति का उपयोग किया जाता है। तो अचानक से आपको बाहरी कोई पदार्थ के कारण आपके श्वसन में क्या हो गया, रुकावट आ गया, अवरोध आ गया, तो उसके लिए उपचार करने वाला कौन सा युक्ति है? तो हेमलिक मैनोवियर। ठीक है, हेमलिक मैनोवियर याद रखिएगा। भाल्सावेरियर मैनोवियर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था, आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना। आगे है इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज ICN। ठीक है ना, ICN ने किस वर्ष नर्सिंग अद्यतन परिभाषा जारी की, जो सहायता और सहयोगात्मक देखभाल, स्वास्थ्यवर्धन, बीमारी की रोकथाम, पक्ष समर्थन, अनुसंधान और स्वास्थ्य नीति को आकार देने पर बल देती है? तो ये 2025। अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है ना, ये क्वेश्चन कायदे से BTSC को नहीं पूछना चाहिए।
एक कायदे से किस लिए नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि भाई आप कहे थे जीएनएम का सिलेबस से क्वेश्चन होगा, और यहाँ पे आप 2025 के लेटेस्ट क्वेश्चन पूछ दिए, जो 2025 में चेंजेज हुआ है वो आप पूछ दिए। तो ये तो अभी सिलेबस में इंक्लूड भी नहीं हुआ होगा, और लोग पढ़ने के तो बात छोड़ दीजिए, तो ये तो गलत है ना। अभी आप करंट वगैरह थोड़ी ना पूछ रहे हैं कि आप करंट से पूछ दिए हैं, तो ये गलत चीज़ है, ये नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। 1 नंबर तो स्टूडेंट का यहाँ पे गया, समझ गए। कुछ लोग ही जो है जो अपडेट रहे होंगे वही मारे होंगे, जो अपडेट नहीं रहे होंगे करंट से वो नहीं मारे होंगे। तो ये चीज़ें ध्यान से देखनी चाहिए थी। आगे है, कहता है सक्सेस इंट्रेकस इज एल्सो नोन एज, ठीक है ना, स्वीकस सुइकस सुइकस इंट्रेकियस इज एल्सो नोन एज इंटेस्टाइनल जूस, ठीक है ना। जो आपका जो स्यूकस आपका इंटेरिकस जो है, ये इसे इंटेस्टाइनल जूस के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। कहता है कौपलिक धब्बे है। कौपलिक धब्बे क्या है? तो माय डियर, कौपलिक धब्बे जो होता है आप लोग को पता है कहाँ मिजल्स में दिखता है, ठीक है ना। कौपलिक धब्बा गालों के अंदरूनी हिस्सों पर चर्वनक के पास छोटे सफ़ेद धब्बे जो त्वचा पीतिका से पहले दिखाई देती है खसरे में देखे जाते हैं, ठीक है। ये तो आप लोग को पता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा एडीएचडी का मुख्य लक्षण नहीं है? सोशल एंजाइटी। एडीएच एक मानसिक रोग है जहाँ पे सोशल एंजाइटी इसका मुख्य लक्षण नहीं है। बाकी इंटेंशन, इनटेंशन, हाइपर एक्टिविटी, इम्पल्सिविटी, ये आपका तीनों लक्षण है, सोशल एंजाइटी नहीं है, ठीक है। महिला बंधीकरण प्रक्रियाओं का मुख्य शारीरिक संबंध एनाटॉमिकल लक्ष्य क्या होता है? डिम वाहिनी नली का बांध देना, फैलोपियन ट्यूब को बांध देना, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रसव के बाद में शीघ्र चलन क्षमता के लाभों के संबंध में गलत है? तो गर्भाशय की जल निकासी और गर्भाशय के प्रत्यावर्तन में बाधा डालना, यह आपके प्रश्नों उत्तर के बाद और शीघ्र एक्टिव वाला जो आसानी से लाभ मिलने लगता है उसके बारे में गलत है। क्योंकि गर्भाशय का जल निकासी जो है अचानक से बंद नहीं हो जाता है, इतना इमीडिएट, धीरे धीरे पूरा प्यूरिपेनियम पीरियड में निकलते रहता है हल्का फल्का, ठीक है ना, याद रखिएगा। आगे है यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण आघात संकेतों का पहचान करने के लिए उपयोग किए जाने वाले बी फास्ट परिवर्ण शब्द से भी ढंग से मेल खाता है? तो इसमें जो है आपका बी फास्ट में जो एफ होता है चेहरे का लटकना, ये जो स्ट्रोक होता है उसमें चेहरे का काफ़ी ज़्यादा रोल होता है, तो एफ मतलब फेस, चेहरे का लटकना से रिलेटेड। आगे है IMNCI चार्ट में पीला रंग कोडिंग किसको दर्शाता है? तो पीला रंग दर्शाता है मामूली बीमारी जिसके लिए घरेलू देखभाल सलाह और उपचार की आवश्यकता है, समझ गए। IMNCI में पीला रंग मामूली बीमारी को दर्शाता है। आगे है आयोडीन का निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक नमक के आयोडीनीकरण के लिए उपयोग किया जाता है? तो पोटेशियम आयोडेट, ठीक है ना। आयोडीन का निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक नमक के आयोडीनीकरण के लिए उपयोग किया जाता है? तो आयोडाइजेशन के लिए पोटेशियम आयोडेट का उपयोग किया जाता है, ठीक है। आगे है, कहता है ऑल ऑफ द फ्लोइंग आर कॉमन एग्जाम्पल ऑफ इनहेलेशन एनेस्थेसिया। सब इनहेलेशन एनेस्थेसिया का एग्जाम्पल है सिवाय किसके? तो सिवाय देख लीजिए, इंसोफ्लुरेन, हैलोथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सब सुंघाया जाता है, लेकिन प्रोपोफोल यह आपका नहीं है, ध्यान रखना था, ठीक है ना। आगे है व्हाट इज द फ्लोइंग सॉल्यूशन इज आइसोटोनिक। तो आइसोटोनिक ये दूसरा रिपीटेड क्वेश्चन है, देख लीजिए 0.9 नॉर्मल NS होता है, ठीक है ना। परिवर्तनकारी नेता निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रदर्शित नहीं करते हैं? तो केवल अपनी आवश्यकताओं पर ध्यान, जो परिवर्तनकारी नेता होते हैं वो केवल अपनी आवश्यकताओं पर ध्यान नहीं देते हैं, समझ गए, वो हमेशा नए नए चीज़ों को देखते रहते हैं। आगे बढ़ता हूँ। विच इज़ द, कहता है यहाँ पे देख लीजिए, विच इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ वायरल कंजक्टिवाइटिस। तो वायरल कंजक्टिवाइटिस का सबसे मोस्ट कॉमन कारण एडिनो वायरस, ठीक है। क्या चीज़? एडिनो वायरस। आगे बढ़ता हूँ। आगे क्वेश्चन है वयस्कों के लिए आहार में नमक की अनुशंसित मात्रा प्रतिदिन होता है कितना? तो 5 ग्राम से प्रतिदिन से ज़्यादा, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, 5G। आगे है यहाँ पे
कहता है नर्स रोगी संबंध के किस चरण के दौरान नर्स और रोगी के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए एक साथ कार्य करते हैं। तो ये होता है ओरिएंटेशन फेज, जहाँ पे चीज़ों को सेट किया जाता है, ठीक है, कि क्या करना है आगे। आगे है यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा चिन्ह गर्भावस्था के दौरान गर्भाशय, ग्रीवा, योनि और भग में नीचे या बैंगनी वर्णन दिखाई देता है। चैडविक साइन, सारा साइन हम पढ़ा दिए थे। आगे है यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा स्वास्थ्य संचार मॉडल स्वास्थ्य पेशेवरों और रोगियों के बीच सूचना के दो तरफ आदान प्रदान और साझा निर्णय लेने पर बल देता है। तो पार्टिसिपेटरी या पेशेंट सेंटर मॉडल, यानी मरीज को केंद्र मानकर काम करने वाला मॉडल, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे नैदानिक प्रैक्टिस में EBP का एविडेंस बेस प्रैक्टिस का पूर्ण रूपेण है। और ये एविडेंस बेस प्रैक्टिस तो ये फेवरेट है BTSC का, हर शिफ्ट में पूछा है। आगे MLC रिकॉर्ड का मुख्य रूप क्या है। तो MLC रिकॉर्ड का मुख्य उद्देश्य यही है कि कानूनी कार्रवाई से संबंधित चिकित्सा निष्कर्षों का दस्तावेजीकरण, यानी कानूनी अगर ज़रूरत पड़े तो जो डॉक्टर का रिपोर्ट है उसको जो है दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत कर सके, ठीक है ना। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शन ऑफ एस्पिरिन एक्सेप्ट, सब जो है एस्पिरिन का फंक्शन है एक को छोड़कर। तो यह ब्लड सेल को स्टोरेज करता है, इम्यून रिस्पॉन्स करता है, ब्लड फिल्ट्रेशन करता है, लेकिन यह फाइब्रिनोजेन प्रोडक्शन नहीं करता है। फाइब्रिनोजेन प्रोडक्शन कौन करता है, मैसेज कमेंट कीजिए। स्वास्थ्य सेवा सेटिंग, देखिए हेल्थ सेटिंग का यहाँ भी आ गया फिर से। हेल्थ सेटिंग में विष संदूषण का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य है सूक्ष्म जीवों की संख्या को सुरक्षित स्तर पर कम करना, वृद्धि को रोकना, ठीक है ना। तो ये सब क्वेश्चन रिपीटेड टाइप्स हैं। ओके, व्हाट इज द आइडियल वे टू हैंडल कंटेमिनेंट शार्प इंक्लूडिंग नीडल। तो जो आपको पता होना चाहिए, डिस्पोज ऑफ देम इमीडिएटली इन ए पंक्चर रेसिस्टेंट कंटेनर। जो नुकीले शार्प जो आपके दूषित जो सामान है उसको जल्दी से इमीडिएट डिस्पोज करना चाहिए पंक्चर रेसिस्टेंट कंटेनर में, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ। गर्भाशय नलिकाओं के ऊर्ध्व स्थित गुंबद आकृति डोम शेप के भाग को क्या कहते हैं। तो फंडस कहते हैं। जो गर्भाशय नलिका के ऊर्ध्व स्थित गुंबद के आकृति का होता है उसे फंडस कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन है, कौन सा स्वास्थ्य सांकेतिक प्रति 1000 जनसंख्या पर एक वर्ष में जीवित जन्म को दर्शाता है। तो स्थूल जन्म दर, क्रूड बर्थ रेट, ठीक है, क्रूड बर्थ रेट, ठीक है ना। आगे बढ़िए, आसान था, जीवित के बारे में पूछ रहा है तो जीवित ही होगा, समझ रहे ना। आगे बढ़ते हैं। आगे है प्रसव के तीसरे चरण के दौरान, ठीक है ना, रोगी में अपरा के अलग होने के लक्षण दिखाई देते हैं, लेकिन सक्रिय उपचार के बावजूद अपरा 30 मिनट के भीतर प्रसव नहीं कर पाता है। तो उपचार में निम्नलिखित में से कौन सा अगला चरण सबसे उपयुक्त है। तो उचित एनेस्थेसिया के दौरान मैनुअल तरीके से अपरा को हटाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि 30 मिनट तक समय रहता है, अगर नहीं निकला है तो फिर कोई ना कोई प्रॉब्लम से अटका होगा। ट्रॉमा रोगियों के लिए स्ट्रेचर का उपयोग करते समय प्राथमिक लक्ष्य क्या है। तो स्पाइनल मोशन रिस्ट्रैक्शन, मेरुदंड की गति पर प्रतिबंध, यानी जो उसका स्पाइनल है उस पर जोर नहीं देना चाहिए ट्रॉमा वाले मरीजों को, ठीक है ना। देख लीजिए, प्रारंभिक गर्भावस्था में जैक्यूमियर साइन और किस नाम से जाना जाता है। तो मैंने कई बार पढ़ा है, चैडविक नाम से जाना जाता है जैक्यूमियर साइन को, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। किस प्रकार का ऑडिट पूर्व निर्धारित मानकों के विरुद्ध देखभाल की तुलना करता है। तो कॉन्करेंट ऑडिट पहले भी पूछा गया था, समझ गए ना। स्ट्रक्चर ऑडिट भी पूछा गया है, तो ऑडिट से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन सब में दे रहा था। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प द्विध्रुवीय विकार को द्विध्रुवीय विकार से सर्वोत्तम रूप से अलग करता है। तो द्विध्रुवीय 1 में कम से कम एक मेनियक प्रसंग शामिल होता है, जबकि द्विध्रुवीय 2 में कम से कम हाइपोमेनियक प्रसंग शामिल होता है, समझ गए ना। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है गर्भस्राव तब होता है जब भ्रूण की मृत्यु हो जाती है, उसका विकास नहीं हो पाता है, ठीक है ना। और लेकिन शरीर ने गर्भावस्था के ऊतकों को बाहर नहीं निकाला हो। तो जब आपके बच्चा का मृत्यु हो गया हो, ठीक है, गर्भ में उसका विकास नहीं हो पाया हो और आपके बच्चा से रिलेटेड मृत्यु तो हो गया हो, लेकिन आपके जो है गर्भ में ही बच्चा है फंसा हुआ है, अटका हुआ है और
जो काफ़ी ज़्यादा सिक्रेशन हो रहा है, या फिर बच्चा से रिलेटेड जैसे प्लेसेंटा वगैरह अभी गर्भ में ही है तो मिस्ट एवर्सन में आता है, जहाँ पे कोई ना कोई चीज़ मिस होता है गर्भ के अंदर ही, ठीक है ना। सूक्ष्म जीवों को पूर्ण और संगत विषाण, तो जैसे ही पूर्ण और संगत विषाण की पुष्टि के लिए ऑटोक्लेव में प्रयुक्त जैव सूचक बेसिलस डैश के बीजाणु है। तो ये होता है एस्टियोरोथर्मोफिलस, ये जीवाणु है जो सूचक होता है, ठीक है ना, प्रयुक्त जैव का। आगे बढ़ता हूँ। मानव शरीर में आयरन प्राथमिक भंडार रूप है, तो आयरन का प्राथमिक भंडार रूप कौन सा है? फेरिटिन और हेमोसाइडिन, ठीक है ना, फेरिटिन और हेमोसाइडिन। ओके, आगे बढ़ते हैं। कहता है एरिक एरिक्सन के अनुसार शिशु की मनोसामाजिक अवस्था क्या है? विश्वास बनाम अविश्वास। एरिक एरिक्सन के अनुसार विश्वास बनाम अविश्वास जो है मनोसामाजिक अवस्था है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द फियर ऑफ मैरिज कॉल्ड? मैरिज, विवाह से डर लगना गैमोफोबिया होता है, ठीक है ना, गैमोफोबिया, विवाह करने से डर। निम्नलिखित में से कौन सा काउंसलिंग अधिगम विभिन्न चिकित्सार्थों अभिन्यास से तकनीकों को एकत्रित करता है? इलेक्ट्रिक काउंसलिंग। इलेक्ट्रिक काउंसलिंग जो होता है यह विभिन्न जो है आपको विभिन्न जो आपका काउंसलिंग है उसको एकत्रित करता है। आगे है व्हाट इज द नॉर्मल लेंथ ऑफ सर्विक्स बिफोर इंस्पेंसमेंट बिगिनिंग। कहता है कि जो सर्विक्स होता है, मैं बता दूं यहाँ पे, जो सर्विक्स होता है मैं बता दूं, तो जो सर्विक्स है एक बात समझ लीजिए, सर्विक्स का इन्फेसमेंट से पहले, शुरू होने से पहले उसका नॉर्मल लेंथ कितना होता है? तो 2 से 4 सेंटीमीटर। समझ रहे हैं? आगे बढ़ते हैं। प्लेसेंटा में केंद्रीय पृथक्करण को किस नाम से जाना जाता है? तो सुल्ज, ठीक है ना, सुल्ज के नाम से। क्या चीज़ के नाम से? सुल्ज के नाम से, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। बाल चिकित्सा नर्सिंग का मूल सिद्धांत क्या है? तो बाल चिकित्सा नर्सिंग का मूल सिद्धांत है, ठीक है ना, परिवार केंद्रित देखभाल प्रदान करना, ठीक है ना, परिवार केंद्रित, ये तो आपका मूल सिद्धांत है ही। निम्नलिखित में से कौन सा अभिरंजन ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के बीच अंतर करने के लिए उपयोग लिए जाता है? तो ग्राम स्टेन, ठीक है, याद रखिएगा, ग्राम स्टेन। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन मुख्य रूप से ग्लाइकोजेनोलाइसिस प्रक्रिया को उद्दीपित करता है? तो ग्लूकागोन। ग्लूकागोन क्या करता है? ग्लाइकोजेनेसिस प्रक्रिया को उत्तेजित करता है, स्टिमुलेट करता है। आगे है निम्नलिखित में से किस प्रकार के शुष्क ऊष्मा विसंक्रमण में मुख्य रूप से वस्तुओं को जलाकर राख कर दिया जाता है? तो राख कर दिया जाता है इंसिनरेशन में, भस्मीकरण में। समझ रहे हैं ना। आगे है ब्रैक, देख लीजिए, ब्रैक्ट मैनोवियर एक तकनीक है जिसका उपयोग गर्भ शिशु की डिलीवरी को सुविधाजनक बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रस्तुति में किया जाता है? तो ब्रिज प्रेजेंटेशन प्रस्तुति में, यानी ब्रैक मैनोवियर का इस्तेमाल ब्रिज प्रेजेंटेशन में किया जाता है, ठीक है। आगे है यहाँ पे देख लीजिए विच मैक्रोन्यूट्रिएंट प्रोवाइड द हाईएस्ट कैलोरी वैल्यू पर ग्राम। तो आपको पता है फैट जो है आपको सबसे ज़्यादा जो है कैलोरी प्रदान करता है, समझ गए ना। आगे है यहाँ पे कर्मचारी के निष्पादन मूल्यांकन में परिवेशी प्रभाव हैलो इफेक्ट कब घटित होता है? तो जब कोई प्रबंध किसी कर्मचारी को उसके एक उत्कृष्ट गुण के कारण सभी गुणों में उच्च दर्जा देता है, समझ गए, तो ये हैलो इफेक्ट जो है परिभाषित करता है। आगे मैं बढ़ता हूँ, तो आगे है वह स्थान जहाँ कोई संक्रामक कर्मक रहता है और बढ़ता है उसे क्या कहते हैं? तो रिसर्वेयर, ठीक है ना, अगार रिसर्वेयर जहाँ पे संक्रामक बढ़ता है और घटता है इसको बोलते हैं। और ठीक है ना, द रोटा वायरस वैक्सीन इज प्राइमरी एडमिनिस्ट्रेटेड टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट विच ऑफ द फ्लोइंग टाइप ऑफ चाइल्डहुड इलनेस। तो डायरिया, रोटा वायरस डायरिया के लिए इस्तेमाल होता है, समझ गए ना। During intense exercise, the heart rate might accelerate to 150 beat प्रति मिनट and the stroke volume may rise to 130 ml per beat. Calculate the cardiac output. कार्डियक आउटपुट निकालना है, ठीक है ना। तो देखिए निकाल लीजिए आप लोग कितना होता है। कौन सा अंतःस्रावी विकार तब होता है जब हाइपोथैलेमस या पिट्यूटरी ग्रंथि क्षति हो जाती है, जिसे परिणाम स्वरूप अपर्याप्त वैसोप्रिन का उत्पादन या स्राव होता है? तो वैसोप्रिन के स्राव अत्यधिक होने से या अनियंत्रित होने से डायबिटीज इंसिपिडेंस होता है, ठीक है ना, पता होना चाहिए, सब पढ़ाए हैं। आगे है रोग और संक्रामक
कर्मकों को वहन कर सकने और फैला सकने वाले निर्जीव कारक निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं? फोमाइट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? फोमाइट। आगे है, मॉड्यूलर नर्सिंग की विशेषता क्या है? एक निश्चित क्षेत्र में संसाधनों के कुशल उपयोग पर ध्यान केंद्रित करना। समझ गए ना? निम्नलिखित में से किसका उपयोग जो है मृदु विरेचक सपोसिटरी के रूप में किया जाता है? तो किसका? बिसाकोडिल का उपयोग जो है मृदु विरेचक सपोसिटरी के रूप में किया जाता है। विच ऑफ द फ्लोइंग सिस्टमेटिक इफेक्ट्स इज ऑब्जर्व इन ए पेशेंट विद हाइपोवॉल्यूमिक शॉक? तो हाइपोवॉल्यूमिक शॉक में क्या होगा? एक्टिवेशन ऑफ द सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स। सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स जो है सक्रिय हो जाता है। आगे है, सल्मोनेला दैट कॉज टाइफाइड फीवर इज ए ग्राम निगेटिव बैसिलस। ग्राम निगेटिव बैसिलस, ठीक है, याद रखिएगा, सल्मोनेला। आगे है, यहाँ पे किस जन्मजात असंगति हेतु तत्काल सर्जरी की आवश्यकता होती है? गैस्ट्रोएस्काइसिस। गैस्ट्रोएस्काइसिस, ठीक है ना? आगे बढ़ता हूँ, हेमीप्लेजिया एक विशिष्ट लक्षण है किसका? तो शरीर के एक पार्श्व का अंगघात यानी पैरालिसिस लगना, ठीक है ना? आगे है, यहाँ पे कहता है वह संज्ञात्मक व्यवहार कॉग्निटिव जो है बिहेवियर एक तकनीक कौन सी है जिसमें धीरे धीरे स्वयं को भयभीत करने वाली स्थितियों या वस्तुओं के संपर्क में जो है लाते हैं? तो ये सिस्टमेटिक देख लीजिए, ठीक है ना, डिसेंसिटेशन, ठीक है ना? आगे है, व्हाट इज ए यूजुअल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मीजल्स वैक्सीन एज पर द नेशनल, ठीक है ना? तो यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ रहा है 92 ये कह रहा है कि जैसे आपको एडमिनिस्ट्रेशन करना है मीजल्स वैक्सीन को, तो आप किस रूट से करेंगे? बाय इम्यूनाइजेशन, नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। तो ए सबक्यूटेनियस, सबको पता है सबक्यूटेनियस से करते हैं मीजल्स का, ठीक है ना? आगे है, विच टाइप ऑफ आईवी फ्लूइड यूज फॉर पेशेंट एक्सपीरियंस सेलुलर डिहाइड्रेशन? तो डिहाइड्रेशन के लिए क्या करते हैं हम लोग? हाइपोटोनिक करते हैं। कौन सा? हाइपोटोनिक, ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। आगे है, जोहरी विंडो, देख लीजिए, ये जोहरी विंडो से दूसरा बार क्वेश्चन पूछा है। तो जोहरी विंडो में ब्लाइंड स्पॉट क्या निरूपित करता है? तो ब्लाइंड स्पॉट निरूपित करता है वे बातें जो दूसरों को अज्ञात हो लेकिन व्यक्ति को नहीं। वे बातें जो दूसरों को जानकारी हो लेकिन व्यक्ति को नहीं, ठीक है ना? तो ये सब चीज़ें हैं। आगे है, 95 है, किसी व्यक्ति की दाहिनी भुजा में चोट लगने से ओपन वाउंड से अत्यधिक मात्रा में जो है रक्तस्राव हो रहा है। रक्तस्राव को नियंत्रित करने के लिए प्राथमिक उपचार क्या है? घाव को साफ कपड़े पट्टी का उपयोग करके दोनों हाथों से दबाएं। समझ गए? और आगे है 96 है, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य आंत्र एंजाइम नहीं है? तो लिंगुअल लाइपेज। लिंगुअल लाइपेज नहीं है, बाकी सब है, ठीक है ना? आगे है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए प्राइमरी फोकस ऑफ द सेकेंडरी सर्वे इन ट्रॉमा असेसमेंट? तो ये होता है परफॉर्मिंग ए हेड टू बी असेसमेंट आफ्टर स्टेबलाइजेशन ऑफ वाइटल फंक्शन, ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं, 98 है, डैश इज ए स्पीच डिसऑर्डर। समझ गए? कैटेगराइज बाय रिपीटेशन ऑफ साउंड, सिलेबल्स और वर्ड्स, प्रोलॉन्गेशन ऑफ साउंड एंड इंटरप्रेशन इन स्पीच इज कहलाता है एस्टरिंग, ठीक है ना? एस्टूटरिंग। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे है, इन HIV इन्फेक्शन ए डायग्नोसिस ऑफ एड्स इज मेड व्हेन द CD4 T सेल, ठीक है ना, T सेल काउंट फॉल बिलो विच ऑफ द फ्लोइंग वैल्यू? 200 सेल प्रति MMQ। ओके, इतना से कम होने पर CD4 T सेल काउंट, इतना से नीचे गिरने पर HIV इंडिकेट करता है। समझ गए ना? कहता है, चिंता निवारक औषधियाँ मुख्य रूप से मस्तिष्क में निम्नलिखित में से किस तंत्रिका संचार को प्रभावित करके कार्य करता है? तो गाबा आप लोगों को पढ़ा होगा, जो जो होता है ट्रांसमिशन, इसमें गाबा काम करता है और चिंता वाली औषधियाँ इसको प्रभाव को कम करके काम करता है, ठीक है ना, प्रभावित करके। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे पूरे के पूरे क्वेश्चन कर लिए, देख लिए। अब आपको काम है इस सारे क्वेश्चन को अच्छे से देखना, समझना और अभ्यास करना। टोटल मैं 700 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट का मैं करा दिया हूँ। अब इसका PDF जो है मैं आपको दे दूँगा, ठीक है ना? इसका PDF आपको कहाँ मिल जाएगा, मैं आपको बता दूँगा वीडियो में कि कहाँ पे मैं इसका PDF आपको दे दूँगा। ओके, धन्यवाद।